नमस्कार मित्रों, मैं नवीन चौधरी 10+2 शिक्षक गणित आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। हमारा यह वीडियो उन छात्र एवं छात्राओं के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में उनके मन में असमंजस की स्थिति है कि कौन सा विकल्प चुनें, कौन सा करियर अपनाएं, पारिवारिक दबाव अलग है। यह उन छात्रों के लिए भी है जो स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं अथवा उनके लिए भी है जो स्नातक की तैयारी कर रहे हैं और शुरू से ही तैयारी करना चाहते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की। फिर यह उनके लिए भी है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं। फिर यह उन गार्जियन के लिए भी है जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जानकारी का अभाव है। उनके लिए भी है कि वो भी अपने बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता और आर्थिक स्थिति के अनुसार ये विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में वो जाने समझे और उनकी क्षमता के अनुसार उनको तैयारी करवाएं। इस वीडियो का उद्देश्य है छात्रों का करियर मार्गदर्शन करना, विभिन्न विकल्पों के बारे में बताना, उनसे आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराना। नौकरी, विशेषकर सरकारी सर्विस प्राप्त करना एक चुनौती है। आज के डेट में यह अत्यंत ही चुनौती है। इसके लिए अत्यंत ही सुलझी हुई रणनीति की आवश्यकता होती है। यह एक ताज की तरह होता है। इस कड़ी में आज के इस वीडियो में विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि छात्र शुरुआत से ही अपनी क्षमता, योग्यता और आर्थिक स्थिति को परखकर उचित करियर विकल्पों के बारे में विचार करें। समानतः करियर को निम्नलिखित 10 क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। यहाँ 10 क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला क्षेत्र आता है मेडिकल का क्षेत्र। अब हम यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि यह मेडिकल का क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। तो इस क्षेत्र में एक डॉक्टर हो गए, दूसरे नर्स आते हैं, पैथोलॉजी, फार्मासिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर इत्यादि आते हैं। अब डॉक्टर कौन बन सकता है? इसके लिए योग्यता है इंटरमीडिएट, यानी कि आप 12 पास किए हुए हैं प्लस आपके विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आप एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रह चुके हैं एवं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हुए हैं, तो आपके लिए यह क्षेत्र सूटेबल है। प्लस आपकी यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप मेडिकल का खर्च वहन कर सकते हैं, तो यह क्षेत्र अच्छा है। इस क्षेत्र में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ आता है। उनका स्तर सामान्यतः 11, 12 और बीएससी पार्ट 1 तक रहता है। प्रश्नों का स्तर ऊंचा रहता है चूँकि एक डॉक्टर का सिलेक्शन करना है और इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपका दाखिला एमबीबीएस कोर्स के लिए हो जाता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ाम है नीट में आप अप्लाई करते हैं। हर साल नीट की वैकेंसी आती है और उसमें अप्लाई करने के बाद आपको एक प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ता है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन एमबीबीएस के लिए होता है। उसमें सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं। सरकारी कॉलेज का फीस कम होता है, प्राइवेट के फीस काफ़ी ऊँचे होते हैं। इसी परीक्षा से आपका सिलेक्शन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर और डेंटिस्ट में भी सिलेक्शन होता है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 6.5 वर्षों का एमबीबीएस कोर्स पढ़ाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें आपका दाखिला पीजी कोर्स यानी एमडी और एमएस में होता है। एमडी और एमएस करने के बाद आप एक सर्जन बनते हैं। जैसे आप हार्ट स्पेशलिस्ट हुए, आई स्पेशलिस्ट हुए, जनरल स्पेशलिस्ट हुए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुए इत्यादि, आप डॉक्टर बनते हैं। पीजी कोर्स में अगर दाखिला आपका नहीं हुआ, सिर्फ अगर एमबीबीएस ही होकर रह गए, तो आप सामान्य डॉक्टर बनते हैं जो सामान्यतः बुखार, सर्दी, जुकाम इत्यादि का इलाज करता है। किसी क्षेत्र का स्पेशलिस्ट नहीं बनते हैं। कुल मिला के लगभग 10 वर्षों का समय लगता है डॉक्टर की पढ़ाई में। एक डॉक्टर को समाज में ऊंचे दर्जे पर रखा गया है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कैरियर बनाने के बाद एक डॉक्टर समाज में ब्लैक मनी नहीं कमाता, वो समाज सेवा करते हुए धनोपार्जन करता है। इस वजह से उसका कैरियर सर्वोपरि है। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उसको डॉक्टर को देख करके एक उम्मीद जगती है।
जो दूसरे प्रोफेशन में नहीं होता है। इस वजह से ये सर्वाधिक ये आकर्षक कैरियर क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप औसत दर्जे के छात्र व छात्रा हैं एवं मेडिकल का खर्च आप वहन नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए इस फील्ड में आते हैं नर्स, पैथोलॉजी, फार्मासिस्ट। इन सब में आपका सिलेक्शन इंटरमीडिएट के बाद होता है। नर्स का सिलेक्शन में आपका जीएनएम और एएनएम कोर्स होते हैं। जीएनएम होते हैं स्नातक के बाद, एएनएम होते हैं इंटरमीडिएट के बाद। यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें रोजगार की अपार संभावना है। अब नर्स कौन बन सकता है? वैसी महिला जो इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास की है एवं स्नातक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास की है, वो जीएनएम के लिए और इंटरमीडिएट के बाद एएनएम के लिए वो उनका सिलेक्शन होता है। जीएनएम पढ़ाई करने के बाद ये सामान्यतः 3 वर्षों का होता है, एएनएम 2 वर्षों का होता है। करने के बाद नर्स में उसका सिलेक्शन होता है। इस क्षेत्र में आने के बाद आप सरकारी सर्विस कर सकते हैं। प्राइवेट के विभिन्न हॉस्पिटल हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, राज हॉस्पिटल है। इन सब हॉस्पिटल में भी आप काम कर सकते हैं। किसी प्राइवेट डॉक्टर के अंदर भी काम कर सकते हैं। यानी आपके रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि यह इस क्षेत्र में सिर्फ महिला आ सकती है, यानी उसको पुरुष से कंपटीशन या फाइट ये बोलिए नहीं है। तो इस वजह से महिलाओं के लिए यह आकर्षक और आसान करियर हो जाता है। इस प्रकार मेडिकल का क्षेत्र है। अब हम दूसरे फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं, वो आता है इंजीनियरिंग का क्षेत्र। अब एक इंजीनियर कौन बन सकता है? यदि आप मेधावी छात्र हैं एवं आपका गणित मजबूत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के प्रश्न आते हैं, इंटरमीडिएट स्तर के आते हैं, यानी 11, 12 और बीएससी पार्ट 1 तक के प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें सर्वोपरि क्षेत्र है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ये शीर्ष स्तर पर है। यहाँ से छात्रों का प्लेसमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, बहुत हाई पैकेज पे उनका सिलेक्शन होता है। इसमें 2 चरण में परीक्षाएं होती है। एक होता है जी मेन, दूसरा होता है जी एडवांस। जी मेन के रैंक के आधार पर उनका सिलेक्शन जी एडवांस परीक्षा में बैठने के लिए होता है। दोनों परीक्षा पास करने के बाद उनका चयन आईआईटी के लिए होता है। वर्तमान में लगभग 15,000 सीट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें आईआईटी में सिलेक्शन होते हैं। मुख्य रूप से आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास इत्यादि हैं, आईआईटी बीएचयू। इसके अलावा यदि आपका सपोज इस 15,000 में नहीं आ सका, तो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए नीट आते हैं, एनआईटी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ भी इंजीनियरिंग का पढ़ाई होती है। ये जी मैन के रैंकिंग के आधार पर होता है। यदि आपके रैंक 50,000 से कम है तो आपका सिलेक्शन एनआईटी में भी हो सकता है। दूसरी परीक्षा देने की, जी एडवांस की, इसमें आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का यह क्षेत्र है इंजीनियरिंग क्षेत्र। इंजीनियरिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब, बीटेक की पढ़ाई, ये 4 वर्षीय बीटेक की पढ़ाई होती है। उसके बाद बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। उसके बाद आप टीचिंग फील्ड में भी चाहें तो करियर बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। सरकारी कंपनी में ये सरकारी सर्विस भी कर सकते हैं, जैसे भेल हो गए, एचईसी हो गए, दुर्गापुर हो गए, ये सब जगह प्लांट में भी आप काम कर सकते हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग के विभिन्न फील्ड हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सब में से आपके रैंक के अनुसार आपको सिलेक्शन मिलता है। यदि आप औसत दर्जे के छात्र हैं एवं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित उतना मजबूत नहीं है, तो इसमें आप डिप्लोमा और आईटीआई के कोर्स भी कर सकते हैं। ये आपके इंटरमीडिएट के बाद एग्ज़ाम होता है, उसमें सिलेक्शन के बाद आप छोटी मोटी कंपनियों में काम करके अपना करियर बना सकते हैं। तीसरा क्षेत्र आता है एग्रीकल्चर का क्षेत्र। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के छात्र एवं छात्राएं बैठते हैं। ये परीक्षाएं इंटरमीडिएट के बाद होती है। मुख्य रूप से पूसा एग्रीकल्चर, जो कि आपके झारखंड में है, बिरसा एग्रीकल्चर, ये भी झारखंड में है। उसके बाद पंतनगर एग्रीकल्चर, ये उत्तर प्रदेश में, ये सब मुख्य है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद एग्रीकल्चर से में उनका सिलेक्शन होता है। एग्रीकल्चर करने के बाद उनकी जॉब होती है। यह भी आकर्षक करियर होता है। एग्रीकल्चर एक व्यापक क्षेत्र है, जैसे कृषि के विभिन्न आयाम, जैसे एक फसल में किस प्रकार के कीटनाशक से बचाना है, मिट्टी कैसा होना चाहिए, फसल की वृद्धि कैसे होगी इत्यादि, एक व्यापक क्षेत्र है जहाँ इसकी पढ़ाई होती है। चौथा क्षेत्र आता है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे।
बैंकिंग में दो तरह की परीक्षाएं होती है, एक क्लर्क की और एक पीओ की। पीओ ऑफिसर लेवल के रैंक होते हैं, इसके लिए आपको स्नातक, दोनों के लिए आपको स्नातक की योग्यता जरूरी है। उसके बाद एसएससी, रेलवे, इन सब को हम एक ही श्रेणी में क्यों बांटे हैं, क्योंकि इसमें सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या, ये जो क्षेत्र है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एलआईसी, जीआईसी, समानतः 4 क्षेत्रों से इसमें प्रश्न आते हैं। पहला क्षेत्र होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित, मैथमेटिक्स। इसमें मैट्रिक स्तर के मैथमेटिक्स आते हैं, उसमें आपका मुख्यतः क्षेत्रमिति, अर्थमेटिक, ये सब आते हैं। त्रिकोणमिति नहीं आते हैं और ज्यामिति के प्रश्न नहीं आते हैं। इसको छोड़ करके बाकी सारे पोर्शन के प्रश्न लगभग रहते हैं इन परीक्षाओं में। समय काफ़ी कम रहता है, बहुत ही कम समय में इनको बनाना होता है। दूसरा, इसमें पूछे जाते हैं रीजनिंग के प्रश्न। मार्केट में विभिन्न रीजनिंग के बुक मिलते हैं, वर्तमान में आर एस अग्रवाल, मधुकर पांडे, ये सब बुक अच्छी है, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये जनरल स्टडीज़ के भी किताब आते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब एक अर्थशास्त्र इत्यादि के मिले हुए प्रश्न रहते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और उसके बाद इनका जवाब देना होता है। चौथा पोर्शन होता है इंग्लिश। रेलवे में कहीं कहीं आपका हिंदी की भी परीक्षाएं होती है और नहीं तो फिर आप इंग्लिश की परीक्षाएं दे सकते हैं। यही 4 क्षेत्रों से इसमें एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। बैंक क्षेत्र में ये क्लर्क और पीओ हो गए। एसएससी में एक स्नातक लेवल होता है, एक इंटरमीडिएट लेवल होता है, जो कि इंटर करने के बाद आप अगर टाइपिंग शॉर्ट हैंड करते हैं तो उसमें जा सकते हैं, और स्नातक करने के बाद ग्रेजुएट लेवल होता है और एक मैट्रिक लेवल होता है। स्नातक करने के बाद आप यूडीसी, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज असिस्टेंट इत्यादि अच्छे पद पर जा सकते हैं। रेलवे में आपके एक होते हैं मैट्रिक स्तर, एक स्नातक स्तर। मैट्रिक स्तर में टीसी, ट्रेन क्लर्क इत्यादि में जा सकते हैं और स्नातक स्तर में एएसएम, गुड्स गार्ड इत्यादि में जा सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सभी अलग अलग क्षेत्रों का, जिसमें पूरा विस्तार से इस पर चर्चा होगी। ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें सामान्यतः औसत दर्जे के छात्र बैठते हैं इस परीक्षा में, और चूँकि यह इस फील्ड में वैकेंसी के ऑप्शन अधिक है, एक छात्र जो बैंकिंग का तैयारी करता है वो एसएससी और रेलवे में भी परीक्षा दे सकता है, एलआईसी और जीआईसी में भी दे सकता है। एलआईसी में शीर्ष पद हैं AAO, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि सबसे सर्वोच्च पद हैं, फिर सहायक के भी पद आते हैं, और जीआईसी में भी उस तरह आते हैं। कुल मिला के आप सालों भर व्यस्त रहते हैं अगर इसकी तैयारी करते हैं। एक तरह की तैयारी होती है, लगभग ये सारे परीक्षाओं में उनको देने का मौका मिलता है स्टूडेंट को, यानी लगभग आप हर महीने व्यस्त हो सकते हैं इसमें परीक्षा दे करके। और ये फील्ड भी आकर्षक है, जिसमें बैंक पीओ का एक आकर्षक सैलरी है, हैंडसम सैलरी है, और समाज में काफ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद आता है 5वां क्षेत्र है MBA, MCA इत्यादि। MBA आप स्नातक करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी अधिक वैल्यू नहीं होती है। यदि आप इंजीनियरिंग करने के बाद अगर MBA करते हैं, MBA विशेषकर कैट से, जिसमें शीर्ष है IIM, तो आप काफ़ी हैवी सैलरी में खिसा जा सकते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा उतना पैसा आपको पर मंथ मिलता है ये कैट से, IIM से करने पर। इसमें जो क्षेत्रों से प्रश्न आते हैं वो भी यही 4 क्षेत्र रहते हैं, जिसमें इंग्लिश काफ़ी मजबूत आपके होने चाहिए। समानतः हिंदी मीडियम के छात्र जल्दी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अधिक मजबूत है एवं आप में समसामयिक घटना चक्र पर अधिक विश्लेषण कर सकते हैं, न्यूज़पेपर फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं एवं स्पोकन कर सकते हैं, तब आपके लिए यह करियर क्षेत्र अच्छा है। प्लस आप इंजीनियरिंग IIT और ये NIT से अगर आप पास किए हुए हैं, तब आप कैट के एग्ज़ाम में बैठिए। इसमें आप इतने पैसे कमा लीजिएगा IIM में क्वालिफाई करने के बाद कि आपके 2-3 पुस्त को सोचना नहीं पड़ेगा। ये करियर काफ़ी ही आकर्षक है। उसके बाद अगर IIM में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरे फील्ड हैं, MBA के एग्ज़ाम होते हैं, मैट के थ्रू भी होते हैं, उसमें भी आपका बेहतर करियर होता है। फिर आते हैं MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपको स्नातक करने के बाद इसमें सिलेक्शन होता है। इसके लिए एक मैथमेटिक्स एक विषय आपको होना चाहिए। कंप्यूटर फील्ड में मास्टर डिग्री है। इस MCA कोर्स करने के बाद आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी स्कूल में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इस क्षेत्र में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। तो MCA भी आपके लिए एक अच्छा उभरता हुआ
क्षेत्र है। यहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी में पूना यूनिवर्सिटी है, लोकल यूनिवर्सिटी में जैसे भागलपुर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों से भी आप MCA कर सकते हैं। इसके बाद आता है छठा क्षेत्र है डिफेंस। डिफेंस लाइन उनके लिए है यदि आपका शरीर मजबूत है और आपको एक एडवेंचर यानी कि साहसिक जीवन आपको पसंद है एवं आप में देश प्रेम की भावना है, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। डिफेंस के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में इंटरमीडिएट के बाद NDA होते हैं और स्नातक के बाद CDS होते हैं। NDA हो गए नेशनल डिफेंस एकेडमी और CDS हो गए कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। दोनों में लगभग समान पद होता है। इसमें सैनिक में आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, जहां भी जाइएगा ऑफिसर लेवल का रैंक आपका रहेगा। और शुरुआत में ही आप इंटरमीडिएट करने के बाद ही इतने कम एज में अगर आप ये सर्विस पा लेते हैं और उसके बाद जीवन भर काम करते हैं, तो आप एक समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कि सेना में कर्नल वगैरह आप बन सकते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा NDA और CDS के अलावा यदि आप स्नातक हैं, सिंपल ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी विषय से स्नातक हैं, तो डिफेंस का एक परीक्षा होता है असिस्टेंट कमांडेंट, जिसको DSP रैंक पर इसकी बहाली होती है। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ये UPSC कंडक्ट करती है, तो इस परीक्षा में भी आप अप्लाई करके करियर अपना बना सकते हैं। उससे नीचे के पद आ जाते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर आपके पारामिलिट्री फोर्स जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको CISF कहते हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडियन तिब्बत सैनिक पुलिस, ये सब में SI बन सकते हैं। इसके अलावा लोकल जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस इत्यादि में भी आप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कभी कभी समानतः 8-10 वर्षों में एक बार आती है, तो इसमें आप जा सकते हैं। लेकिन CRPF, BSF और ITBP में SI की जो बहाली होती है वो SSC के थ्रू आती है और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जैसे SSC का पैटर्न है उस पैटर्न पर परीक्षा होता है। इसके अलावा और नीचे अगर आप जाते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद कांस्टेबल में भी जा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में यदि आपका शरीर मजबूत है प्लस आप लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, तो ये एक खास योग्यता आपके अंदर आती है जो औरों से आपको अलग करती है। सामान्यतः देखा गया है कि जो व्यक्ति पढ़ाई में मजबूत रहता है उनका ये सब फील्ड कमज़ोर होता है। तो इस तरह से अगर आपका फील्ड ये मजबूत है तो आपका एक प्लस पॉइंट है। और आजकल अधिकांश युवा को चश्मे लग जाते हैं, तो चश्मे वाले भी इसमें छट जाते हैं, यानी भीड़ अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ये हो गया, तो ये आपका डिफेंस लाइन है, वो भी एक आकर्षक कैरियर है। इसके अलावा 7वां कैरियर में हम आते हैं UPSC, BPSC, MPSC, UPPSC। इसको समांतर सिविल सर्विस श्रेणी दिया गया है। ये सर्वोच्च पद है। अगर किसी से पूछा जाए, हमसे भी पूछा जाए कि आप सबसे अच्छा करियर किसको पसंद करते हैं, तो मैं 3-4 नाम लूँगा, जिसमें एक नाम IAS का होगा, जिसको कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये UPSC से सिलेक्शन होता है। UPSC हो गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंदर बहुत सारे पद होते हैं, जिसमें लगभग ये 10-15 क्षेत्रों में बहाली होती है, जिसमें शीर्ष पद है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको कहते हैं IAS। दूसरा शीर्ष पद में IPS आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में। तीसरा पद IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IRS, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस। इस तरह से बहुत सारे विकल्प हैं। UPSC अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक समानतः काफ़ी अच्छा सर्विस मिलता है। ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें पूरे सारे मेधावी छात्र लगे रहते हैं। इसमें डॉक्टर भी परीक्षा में आपके बैठते हैं, इंजीनियर भी बैठते हैं, इसके अलावा सामान्य स्नातक भी बैठते हैं। मेधावी के बीच प्रतियोगिता होता है और यह बहुत ही आकर्षक कैरियर है। एक DM इसको कंप्लीट करने के बाद, विशेषकर IAS करने के बाद आपकी पोस्टिंग DM के पद पर होती है। DM पूरे ज़िले में एक होता है। जैसे मैं बांका ज़िले में रहता हूँ तो यहाँ के DM कुंदन कुमार थे, अभी कहीं उनकी बदली हो गई है। उन्होंने उन्नयन के क्षेत्र में काफ़ी नाम अर्जित किया था। ये DM जो होते हैं, समानता आप यूँ को समझिए कि आपके घर के मुखिया आपके फादर होते हैं, जो कि घर का एक निर्णय लेते हैं कि किस में पैसे लगाना है, किस खर्च में मद में राशि देना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करना है। ये जो DM होता है पूरा ज़िले का व्यवस्था करता है। दंगा हो गए तो किस प्रकार पुलिस व्यवस्था करना है, कहाँ से कैसे कंट्रोल करना है, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। ये अपने निचले स्तर के अधिकारी को आदेश देकर उनसे कार्य करवाते हैं। इलेक्शन के समय कैसी ट्रैफिक व्यवस्था होगी, ये सब इनको देखना होता है। ये समानतः एक
एक पब्लिक से रिलेटेड पद है, समाज सेवा का कार्य है, प्लस आकर्षक पैकेज है, पैसा है। इस वजह से इसमें सभी लोग, सारे मेधावी छात्र इसमें लगे रहते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे होती है? इसमें 3 स्टेज में आपको पार करना पड़ता है। स्नातक करने के बाद, अर्थात यदि आप आर्ट्स से स्नातक करते हैं या साइंस से या आप कॉमर्स से, इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग से बीटेक किए हुए हैं या फिर आप मेडिकल से एमबीबीएस किए हुए हैं, तो भी आप इसके पात्र हैं। इस परीक्षा में आप बैठते हैं, इसमें 3 स्टेज में पास आपको करना होता है। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। दूसरा स्टेज होता है मेंस, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने वाले आते हैं। और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स में एक विषय लेना पड़ता है। विषय आप कोई भी एक ले सकते हैं। आप आर्ट्स के कॉम्बिनेशन वाले विषय भी ले सकते हैं, साइंस के भी विषय ले सकते हैं। जैसे मैं गणित ले सकता हूँ, आप हिस्ट्री लेकर के दे सकते हैं। फिर उसमें एक और सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडी, जो सबके लिए कॉमन होता है, सभी को देना होता है। तो जनरल स्टडी प्लस एक सब्जेक्ट, इन्हीं दोनों विषयों से आपके परीक्षा होते हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है यूपीएससी के प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में लगभग सामान्यतः 15,000 10,000 ऐसे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन मेंस परीक्षा के लिए होता है, मुख्य परीक्षा। प्रीलिम्स का मेन उद्देश्य है कि उम्मीदवार का चयन करना। होता यूँ है कि आईएएस का ख्वाब देखकर बहुत सारे युवा जो उस क्षमता योग्यता नहीं रखते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो उन सबको छांटने के लिए प्रीलिम्स का परीक्षा होता है, ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आया मेंस परीक्षा। मेंस होते हैं सब्जेक्टिव। मेंस में आपको कोई भी 2 विषय लेना होता है। जैसे मैं गणित फिजिक्स ले सकता हूँ, आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकते हैं। कोई भी 2 विषय आपको लेना होता है, एक इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर चाहे तो वो फिजिक्स भी ले सकता है। तो 2 विषय हो गए, प्लस जनरल स्टडीज़ हो गए, 3 विषय के सब्जेक्टिव प्रश्न, और फिर हिंदी और इंग्लिश हो गए, ये सब के प्रश्न आते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है कि आपके पद की योग्यता हिंदी और इंग्लिश की जानकारी के लायक है अथवा नहीं, ये जांच की जाती है। बाकी आपके सब्जेक्ट से और जनरल स्टडी से कठिन प्रश्न रहते हैं। प्रश्न समानतः इतने कठिन रहते हैं कि जल्दी आप किताब में आंसर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। इतिहास के ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं कि जो पूरा पढ़ा हुआ है पीजी तक, उसके बाद पूरा उसका सार है, वो अपने खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके, खुद से आंसर क्रिएट करके लिख सकता है। उस तरह के मेंस के प्रश्न रहते हैं। तो सारे को किताब खुल जाते हैं, फिर आंसर खोजना मुश्किल होता है। इस तरह का परीक्षा है ये यूपीएससी एग्ज़ाम। तो खैर यूपीएससी शीर्ष पद है, तो जाहिर है कि परीक्षा भी कठिन ही होगी। तो अगर आईएएस नहीं भी बनते हैं, पीछे वाला भी कोई रैंक मिलता है, तो भी आप बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि इसमें एक अच्छा सर्विस लगता है। इसके अलावा आते राज्य स्तरीय सिविल सेवा होते हैं, जिसमें बीपीएससी हैं, बिहार में हुए, झारखंड में आपके जेपीएससी हुए, और उसमें आए मध्य प्रदेश में आइएगा तो एमपीपीएससी हो गए, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो यूपीपीएससी हो गए। तो इस तरह से आपको ये सिविल सेवा के नाम से जाने जाते हैं। पैटर्न लगभग परीक्षा का ये यूपीएससी के समान ही है सभी का। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो राज्य स्तरीय वाले परीक्षा में भी बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है सिलेबस में, कुछ प्रश्नों की प्रकृति में भी अंतर होता है। ये हो गए तीनों। और ये राज्य स्तरीय क्वालिफाई करने के बाद आप छोटे लेवल के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, और यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आप बड़े लेवल के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ये हो गए। जैसे आप पुलिस में भी जाते हैं तो शुरुआत में आपकी पोस्टिंग होती है ये एसपी पद पर। उसके बाद आप प्रमोशन होकर आईजी बनते हैं, फिर डीआईजी बनते हैं, फिर आईजी बनते हैं। फिर यहाँ पर आप जैसे बिहार में थे गुप्तेश्वर पांडे, पुलिस महानिदेशक, उस पद तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये भी एक आकर्षक करियर होता है। इसकी तैयारी यदि आपको करना है, अगर आप स्नातक पढ़ रहे हैं तो उसी समय से आप इसकी तैयारी, सिलेबस और ये क्वेश्चन बैंक, ये सब लेकर के इसकी तैयारी शुरुआत से ही, स्नातक से ही आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद 8वां फील्ड आता है टीचिंग का। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो टीचिंग की अच्छी गाइडेंस आपको कर सकता हूँ। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसको लिंक मैं दे दूँगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीचिंग क्षेत्र में कई फील्ड हैं, और ये भी एक मेडिकल, ये नर्स की तरह ही है, यानी इसमें भी रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। टीचर बनने के बाद आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट में भी इतने सारे स्कूल हैं। इसके अलावा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, या किसी दूसरे के कोचिंग में भी जाके पढ़ा सकते हैं। यानी आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे यदि आपने बीएड कर लिया हो, स्नातक और पीजी कर लिया हो। अब बात करते हैं कि टीचिंग का विभिन्न स्कोप शुरुआत से करते हैं। शुरुआत में आता है प्राइमरी टीचर, जो 1 to 5 को क्लास को पढ़ाते हैं। उसके बाद उस प्राइमरी टीचर की योग्यता होती है डीएलएड के नाम से जानते हैं, दूसरे राज्य में होती है उसको डीएड के नाम से जानते हैं। तो वो डीएलएड और डीएड
इंटरमीडिएट के बाद होता है। वो करने के बाद आपको अब तो टेट के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है, सीटेट या ये स्टेट लेवल के टेट पास करते हैं। इतनी योग्यता होने के बाद आप इसके परीक्षाओं में आते हैं, तब आपका सिलेक्शन प्राइमरी टीचर के पद पे होता है। सेकेंडरी टीचर वो हो गए जो कि ये 8 से लेकर के ये 10 तक पढ़ाते हैं। और फिर सेकेंडरी टीचर के लिए योग्यता है स्नातक, किसी भी विषय में स्नातक। उसके बाद आप ये बीएड ये होना चाहिए और टेट होना चाहिए, तब आप सेकेंडरी टीचर बनते हैं। फिर आते हैं सीनियर सेकेंडरी टीचर, 10+2 टीचर, जिस पद पर मैं हूँ। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री करना पड़ता है, जैसे मैंने एमएससी किया हुआ है। उसके बाद आप बीएड करते हैं, फिर आप राज्य की होने वाली परीक्षाओं में आप क्वालिफाई करते हैं। जैसे मैं बिहार सरकार की नौकरी करता हूँ, तो यहाँ के एस्टेट में क्वालिफाई किया हूँ, तो उस क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन ये +2 टीचर के लिए हो जाता है। उसके बाद सबसे शीर्ष पद पर है इसमें लेक्चरर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। उसके लिए योग्यता है आपको पीएचडी या नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि स्नातक के पारा स्नातक यानी एमएससी के बाद होता है। पीएचडी और नेट क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद इंटरव्यू में आपको अपीयर होना होगा, तब फिर आपका पद के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार आपका सिलेक्शन लेक्चरर पद पर हो जाता है। इसमें आकर्षक वेतनमान भी है लेक्चरर में। टीचर में भी आपके ये गवर्नमेंट के भी भिन्नता है स्केल में, फिर भी एक सम्मानजनक सैलरी आपको मिलता है। झारखंड में जाइएगा तो पूरा फुल स्केल, यहाँ तक कि एक सेकेंडरी टीचर को झारखंड में 55,000 सैलरी शुरुआत सैलरी मिलता है, लेकिन यही बिहार सरकार में आप आइएगा तो आपको 30,000 मिलेगा। कुल मिलाकर जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, इस वजह से लोग आते हैं। फिर आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं। प्राइवेट में भी आपके डीएवी हैं, डीपीएस हैं, ये सब अच्छे स्कूल हैं जो कि हैवी सैलरी आपको देते हैं। लगभग गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट आपको सैलरी मिलती है। कुल मिलाकर के ये क्षेत्र ऐसा है, यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आपको ऐसा क्षेत्र है कि आप कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो सकते हैं। अब बात है कि इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए हमको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। अब इसमें कुछ खास विषय हैं जिनकी वैकेंसी अधिक आती है, मैं उनके नाम ले लेता हूँ। जैसे सामान्यतः होता क्या है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमिक्स मिलकर, चारों सब्जेक्ट मिलकर माध्यमिक में 100 नंबर के पेपर होते हैं, लेकिन गणित अकेले 100 नंबर का होता है। इस वजह से गणित के वैकेंसी अधिक आते हैं। उसके बाद +2 स्तर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वैकेंसी आते हैं। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर आपको हिंदी के वैकेंसी भी आते हैं। तो अगर आप हिंदी से स्नातक करते हैं या इंग्लिश से स्नातक करते हैं या आपके साइंस विषय हैं, तो आपका करियर इस फील्ड में अच्छा बन सकता है। अगर आप सोशल से स्नातक करते हैं तो इस फील्ड में करियर बन सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना साइंस और हिंदी और इंग्लिश वाले विषयों का बनता है। उसका वजह मैंने आपको बता दिया। फिर अगर आप कोई अल्टर सब्जेक्ट चुनते हैं, जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो आपका टीचिंग फील्ड में करियर नहीं बन सकता। बीएड में ऐसे विषय नहीं रहते हैं, तो आपको करियर चुनाव में सतर्कता बरतनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश से सेलेक्ट कर लेते हैं तो इंग्लिश के टीचर की बहुत अधिक डिमांड है। अगर आप एमए बीएड कर लेते हैं तो आपका नौकरी होना लगभग तय है। इसी प्रकार आपका हिंदी का विषय का भी डिमांड है, साइंस के सभी विषयों का डिमांड है। तो इस तरह से आप इस पर करियर बना सकते हैं। टीचिंग के बाद हो गए 9वां क्षेत्र है सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस। सीए हो गए चार्टर अकाउंटेंसी, आईसीडब्ल्यू हो गए इंडियन कॉस्ट वर्क अकाउंटेंसी, सीएस हो गए कंपनी सेक्रेटरी। समानता या कॉमर्स ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साइंस के विषय हैं तो भी आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट के बाद इसमें एक फाउंडेशन कोर्स होता है, उस कोर्स को क्वालिफाई करना पड़ता है, तब आपका डायरेक्ट सीए के लिए एडमिशन हो जाता है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप स्नातक में अगर आपके 60% अंक हैं अदर के लिए और कॉमर्स के लिए 55%, तो आपका सिलेक्शन सीए पद के लिए हो जाता है। सीए में किसी चार्टर अकाउंटेंट्स के अंदर आपको आर्टिकलशिप करना होता है। उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम में बैठना होता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, उसके बाद उसको क्वालिफाई करना होता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें काम क्या होता है अब इस पर जानिए कि सीए एक ऐसा फील्ड है जिसमें हिसाब किताब सामान्य भाषा में समझा जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सीए को करती है, हायर करती है, क्योंकि हिसाब किताब काफ़ी कठिन होता है। जैसे एक बड़ा सा मॉल है, कुल कितना खर्च उसमें हो रहा है, कितना एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, कितने कपड़े बिक रहे हैं, कितने बाहर निकल रहे हैं, इनका हिसाब रखना समानता इतना आसान नहीं होता है। तो ये सब का हिसाब एक सीए ही रखता है, चार्टर अकाउंटेंसी। इसके अलावा आपके जैसे
हो गए, मोटरसाइकिल के शोरूम हो गए, कार के शोरूम हो गए, ये सब शोरूम का भी हिसाब जो है किताब रखना आसान नहीं होता है। कितने गाड़ियाँ बिकी, कितने व्हीकल आए, कितने ने सर्विसिंग कराई, कितने ने क्या किया, तो ये सब सारे ये सीए करते हैं। तो इनको एक पैकेज मिलता है। इसमें आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं आकर्षक पैकेज के साथ, या नहीं काम लगा तो अपना सेपरेट आप एक वर्कशॉप खोल सकते हैं, उसमें भी आपकी अच्छी खासी कमाई होती है। सबसे शीर्ष पद पर सीए है, उसके बाद ICW है, फिर CS है, ये सब भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 10वां फील्ड आता है ये वकालत का फील्ड। इसमें आते हैं LLB, LLM, जुडिशियल सर्विस। ये करने के लिए आपको स्नातक, यदि आप सोशल किसी भी विषय से किए हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोशल से किए हैं तो आपके लिए अधिक अच्छा ऑप्शन है। फिर LLB की एक परीक्षाएं होती है, उसमें आपको पास करना होता है, फिर आप वकालत कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में, ये लोअर कोर्ट में आप वकालत कर सकते हैं। फिर आपके मास्टर डिग्री LLM के एग्ज़ाम होते हैं, वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिर आप जुडिशियल सर्विस में बैठिएगा, तब फिर जज आप बनिएगा। तो जज का तो करियर प्रेस्टीज आप जानते ही हैं। जज एक जुडिशियल सर्विस जो है वो काफ़ी आकर्षक करियर है, इसका आकर्षक वेतनमान है एवं समाज में एक प्रतिष्ठित पद है। तो कुल मिलाकर जज जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर जज नहीं हुआ तो आप LLB और LLM हैं तो कोर्ट में आप वकालत कर सकते हैं। एक वकील जो है जीवन भर वकालत कर सकता है, ये कभी रिटायर नहीं होता। वकील, शिक्षक और डॉक्टर, ये तीनों पेशा जो है वो रिटायर नहीं होता, वो जीवन भर कर सकता है। अब तो आपको इतने करने के बाद, 10 क्षेत्र बताने के बाद बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको किस प्रकार की और जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ये 10 क्षेत्र का अलग अलग वीडियो बनाऊं और आपको आप तक जानकारी पहुंचाऊं। सभी को शुभ दिन, धन्यवाद।